जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय थल सेना के फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम के बारे में। आई एक अपडेट से भारत इस समय हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है और इसी बीच फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम को एक बड़ा मोमेंटम मिला है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म होने वाला है जो कि इंडियन आर्मी की बैटलफील्ड मोबिलिटी और लेथैलिटी को कई गुना ज़्यादा बढ़ाएगा। इसे वैसे तो क्लियरेंस 2023 में दी गई थी और इस समय FICV प्रोग्राम जो है, ये जो अपना टेक्निकल इवैल्यूएशन है, इससे गुजर रहा है। FICV को बनाने के पीछे का उद्देश्य हमारा ये है कि पुराने हो रहे BMP-2 और 2K की जो फ्लीट है, उनको रिप्लेस करना और भारतीय थल सेना को एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देना, जो कि उनकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को काफ़ी बढ़ाएगा। ये जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, ये फायर पावर के साथ आएगी, जो कि काफ़ी मैसिव होगी, इनहैंस मोबिलिटी के साथ देखने को मिलेगी। इसमें बेहतर प्रोटेक्शन होगा और डिजिटल बैटलफील्ड इंटीग्रेशन जो है वो हमें देखने को मिलने वाला है। और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत जो प्रोग्राम है, वो लगातार आगे बढ़ रहा है। इसकी जो डिज़ाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है, इसमें पब्लिक सेक्टर की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब अगर हम FICV की बात करें, तो ये भारत का जो मॉडर्नाइजेशन रोड मैप है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, क्योंकि इसका जो प्लान इंडक्शन है, ये आर्मी की ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ाएगा। सिर्फ यही नहीं, लाइट टैंक हो या फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल हो या फिर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हो या लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हो या फिर रिमोटली पायलटेड जो सिस्टम्स हैं, स्वार्म ड्रोन्स हैं, ये सभी मिलकर भारतीय थल सेना की जो ताकत है, उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे। जो FICV बनाई जा रही है, ये हमें मॉडुलर डिज़ाइन के साथ देखने को मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि हाईली वर्सेटाइल होगी। इसको एडवांस वेपन स्टेशन से इक्विप किया जा सकेगा, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम हमें देखने को मिलेगा, इनहैंस सिचुएशन अवेयरनेस देखने को मिलेगी और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ भी इसमें होने वाली हैं। और ये भविष्य के युद्ध को ध्यान में रखकर डिज़ाइन और डेवलप करी गई है। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडियन एयरफोर्स को लेकर आ रही है। इंडियन एयरफोर्स ने भारत के रक्षा मंत्रालय से ये आग्रह किया है कि भारत का रक्षा मंत्रालय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम यानी CCA प्रोग्राम को पूरी तरीके से फंड करे और इसको प्राथमिकता पर रखे। आपको बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये जो इनिशिएटिव है, इसके अंतर्गत वो मैन फाइटर्स को ऑटोनोमस ड्रोन से इंटीग्रेट करना चाहते हैं, ताकि उनकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस जो है, उसको इन्हांस किया जा सके। और इंडियन एयरफोर्स इस समय इसके समर्थन पर पूरी तरीके से उतर आई है, क्योंकि उनका ये मानना है कि इससे न सिर्फ फ्लीट का मॉडर्नाइजेशन काफ़ी इम्प्रूव होगा, बल्कि जो ऑपरेशनल गैप हैं वो भी एड्रेस किए जा सकेंगे। अब अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें, तो ऑलरेडी भारतीय वायुसेना अपने स्क्वाड्रन क्षमता को लेकर काफ़ी परेशान है, क्योंकि 42 सैंक्शन स्क्वाड्रन होनी चाहिए और हमारे पास 31 के आसपास ऑपरेशनल स्क्वाड्रन है। और भारतीय वायुसेना ये चाहती है कि अगर यहाँ पर जो अनमैन कॉम्बैटेड व्हीकल हैं, ये आ जाते हैं, तो इससे भारतीय वायुसेना का जो कार्यभार है, वो काफ़ी आसान होगा। और सबसे खास बात तो यहाँ पर ये है कि भारतीय वायुसेना ये मान चुकी है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत जो CCA प्रोग्राम आगे बढ़ाया जा रहा है, ये न सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजिंग होगा, बल्कि जो रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, उनको टैकल करने में ये काफ़ी मदद करेगा। अब अगर हम CCA प्रोग्राम की बात करें, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी बन जाता है, क्योंकि आने वाले भविष्य में तेजस प्लेटफॉर्म जो है, ये इस प्रकार के जो अनमैन्ड कॉम्बैटेड व्हीकल हैं, उनको कंट्रोल कर पाएगा। और ऐसे में जो कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस हैं, वहाँ पर इनको ऑपरेट करना हमारे लिए काफ़ी हितकर होगा। CCA न सिर्फ कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को ऑफर करेगा, बल्कि ये हमारे लिए जो कॉम्बैट मास है, उसको भी काफ़ी बढ़ाएगा। दरअसल भारतीय वायुसेना का जो कैट्स वॉरियर या फिर कैट्स वॉरियर 2 प्रोग्राम है, जिसकी लागत बताई जा रही है कि 15 से लेकर $20 मिलियन होने वाली है, ये न सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, बल्कि भारतीय वायुसेना तो अभी से ये सोच के चल रही है कि तकरीबन 200 से लेकर 300 जो ऑटोनोमस ड्रोन है, इनको खरीदा जाएगा, जो कि 180 तेजस मार्क 1 जेट्स को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और 36 राफेल फाइटर्स के लिए भी इनका जो उपयोग है, वो सुनिश्चित किया जाएगा। आने वाले भविष्य में इनकी संख्या और बढ़ेगी और सुखोई 30 MKI, AMCA और तेजस मार्क 2 जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं, उनसे भी इनको ऑपरेट किया जाएगा। फाइनली एक लंबे अरसे के बाद जो रिपोर्ट आ रही है, वो IMRH को लेकर आ रही है, यानी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स को लेकर आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से एक अप्रूवल लेने का इंतजार कर रही है, या अप्रूवल लेने की तलाश में है। और ये अप्रूवल होने वाला है 13 टन वजनी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम को लेकर के। ये स्टेट ओन एरोस्पेस जाइंट इस समय फंडिंग का इंतजार कर रही है, ताकि जो मीडियम रोल हेलीकॉप्टर्स हैं, इनको डेवलप किया जा सके। उद्देश्य सिंपल है कि 2032 तक इंडियन आर्म फोर्सेज में जो Mi-17 की फ्लीट है, इसको पूरी तरीके से रिप्लेस करना।
भारतीय थल सेना और वायुसेना ऑलरेडी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं और भारतीय नौसेना ने भी डीबीएमआरएच को लेकर अपना इंटरेस्ट व्यक्त किया है। डीबीएमआरएच बेसिकली डेक बेस्ड मल्टीरोल हेलीकॉप्टर होगा जो कि आईएमआरएच का ही नेवल वेरिएंट होगा, जिसमें हमें कुछ मेजर मॉडिफिकेशंस देखने को मिलने वाली हैं। और ऑलरेडी हम लोगों ने सैफरॉन और एचएएल का जो ज्वाइंट वेंचर है इसके बारे में बात करी है, जहां पर इस रोटरी विंग हेलीकॉप्टर के लिए जो इंजन है उनका निर्माण भारत में किया जाएगा। इससे आत्मनिर्भरता जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में वो काफ़ी बढ़ेगी। आईएमआरएच की बात करें तो ये एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर होगा जिसका अप्रॉक्सीमेट वेट 12 से लेकर 13 टन के बीच में होने वाला है। ये एक वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म होगा जो कि ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट और कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन को एग्जीक्यूट करेगा। और माना जा रहा है कि ये मी-17 सीरीज के जो हेलीकॉप्टर हैं जो कि 240 से ज़्यादा की संख्या में सर्विस में है, इनको पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगा। 2030 से इसका रिप्लेसमेंट जो है वो शुरू हो जाएगा, या ये कह लें 2030 के दशक में इसका रिप्लेसमेंट शुरू हो जाएगा। आपको बताते चलें कि जो डेवलपमेंटल कॉस्ट आने वाली है अप्रॉक्सीमेटली जो अभी तक अंदाज़ा है, एचएएल यहाँ पर तकरीबन 10 से लेकर के 12,000 करोड़ रुपए का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो लेके चल रही है अगले 7 से 8 वर्षों के लिए। लेकिन जब ये प्रोडक्शन पर आएंगे तो इनका रेट काफ़ी कम होगा। इनिशियली माना जा रहा है कि तकरीबन जो 150 आईएमआरएच यूनिट्स हैं खरीदी जाएंगी, लेकिन आने वाले भविष्य में नंबर्स जो है वो आगे बढ़ेंगे और इनकी संख्या में हमें एक व्यापक बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। जैसा कि हमने कल के डिफेंस न्यूज़ के वीडियो में आपको संक्षिप्त रूप में बताया था कि इस समय जो रोल्स रॉयस है, इनसे एक बड़ी तस्वीर सामने निकल के आई थी, जहां पर रोल्स रॉयस की फैसिलिटी में हमने इंडियन डेलीगेशन को देखा और हमने एक अनुमान लगाया था कि कहीं ना कहीं रोल्स रॉयस अब जो सैफरॉन और रोल्स रॉयस के बीच में कंपटीशन है इसको लीड करता नजर आ रहा है। और अब रक्षा विशेषज्ञ भी यही मानते हैं कि रोल्स रॉयस का जो ऑफर है वो कहीं ना कहीं भारत को ज़्यादा अट्रैक्ट करता नजर आ रहा है। और आने वाले भविष्य में अगर रोल्स रॉयस इस प्रोग्राम को जीत जाती है और जीटीआरई के साथ मिलकर एक एडवांस इंजन बनाती है तो हमें ताज्जुब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी इंगित कर रही हैं कि फ्रांस में भी बड़ी हलचल देखी गई है और जब फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर भारत के दौरे पर होंगे, जहां पर 28 अप्रैल को राफेल की डील को फाइनलाइज करना है, तो उस दौरान सैफरॉन की तरफ से भी जो अपना एक फाइनल प्रपोजल है वो सामने रखा जाएगा। दरअसल यहाँ पर अगर रोल्स रॉयस और सैफरॉन के अंतर की बात करें तो मीडिया के हवाले से जो चीज़ें अभी तक सामने आई हैं उसमें एक चीज़ पता चली है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर पूरा मामला फंसा हुआ है। एक तरफ जहां रोल्स रॉयस जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है पूरी तरीके से भारत को ऑफर कर रही है और रोल्स रॉयस ने अपना पूरा समर्थन व्यक्त किया है, तो वहीं सैफरॉन को लेकर बताया गया है कि रोल्स रॉयस को लेकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर उनके मन में जो मन मुटाव है वो हमें देखने को मिला है। दरअसल वो कंफर्टेबल नहीं है, इसके लिए पार्शियल आईपीआर को वो अभी तक ऑफर करते नजर आए हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है। हालांकि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मुख्य चीज़ इसी पर निर्भर करेगी कि भारत डील उसी के साथ फाइनलाइज करेगा। पार्टनर के तौर पर उसी फॉरेन ओईएम को सिलेक्ट किया जाएगा जो भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करेगा और भारत के ऊपर उनके साथ कोलैबोरेशन को फॉर्म करने के बाद किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं देखने को मिलेगा। और संभावित है कि इस क्षेत्र में जो कह सकते हैं सैफरॉन है और रोल्स रॉयस है, यही दो कंटेंडर्स बचे हुए हैं। आने वाले भविष्य में इसका भी खुलासा हो जाएगा कि जेट इंजन किसके साथ मिलकर बनाया जाना है। आपको क्या लगता है, रोल्स रॉयस या सैफरॉन कौन सबसे बेहतर है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।